फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक वाला। हमारा आज का टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। आज की वीडियो में हम केवल बेसिक एल्डोल के बारे में समझेंगे, जैसे एल्डोल बनता कैसे है, किससे बनता है, कौन कौन सा मीडियम इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम एल्डोल की एडवांस रिएक्शन समझेंगे, जैसे कि उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। बट इस वीडियो में केवल हम बेसिक चीज़ें ही समझेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है एल्डोल। तो एल्डोल होता क्या है? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप दोनों अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं एल्डोल। ये केवल एक फॉर्म का नाम है। जैसे कि किसी में अगर OH ग्रुप होता है तो हम उसको अल्कोहल कहते हैं, CHO हो तो एल्डिहाइड, COH हो तो एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसी तरह से अगर किसी में OH ग्रुप या CHO ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप और CHO ग्रुप अल्टरनेट पोजीशन पे हो, वो सारे के सारे क्या कहलाए जाते हैं? एल्डोल। जैसे कि इसमें दिख रहा है OH ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप अल्टरनेट पोजीशन पे, यानी एक कार्बन छोड़ के, और ये दोनों बनते किससे हैं? एल्डिहाइड से। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? एल्डोल। एल्डिहाइड का एल्ड और अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? ऑल। तो हो गया हमारा एल्डोल। अब हम पढ़ते हैं एल्डोल रिएक्शन के बारे में। तो एल्डोल रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। इसमें ये हैं अल्फा कार्बन और इस पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। जब ये एसिड और बेस की प्रेजेंस में सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन मतलब होता है खुद के साथ ही रिएक्ट करना। इसमें प्रेजेंस किसकी ज़रूरी है? एसिड और बेस की। तो हमें मिलता है यहाँ पे एल्डोल प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा एल्डोल। ये रिएक्शन होती है पूरी तरह से रिवर्सिबल, यानी एल्डिहाइड से बना एल्डोल, तो एल्डोल कुछ देर बाद एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एल्डोल को अगर हम हीट देंगे, एल्डोल को अगर हम हीट देते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो जैसे ही इसको रिमूव करेगा, ये हमारे लिए बना देगा अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे बनता है। बेसिक मीडियम में अलग मैकेनिज्म यूज होती है और एसिडिक मीडियम में अलग मैकेनिज्म यूज होती है। अब हम पढ़ेंगे एल्डोल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम मतलब होता है कि जहाँ पे बेस किसकी तरह काम करे? कैटालिस्ट की तरह काम करे, तो इसको हम बोलेंगे बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में इनोलेट होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये हो गया बेस, ये हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो होता है मोर एसिडिक, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो ये बेस सीधे रिएक्ट करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन पे। जैसे ये रिमूव होगा, ये वाला बॉन्ड इधर को टूटेगा और हमें मिलेगा इनोलेट आयन। यहाँ पे O पे है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जल्दी से रेजोनेंस में जाएगा और कार्बन को भी क्या बना देगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल पे या सेकेंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। हमने रिएक्शन में शुरुआत में पढ़ा था कि उसमें 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल यूज होते, तो एक से बन गया न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, वैसे ही ये वाला कंपाउंड यानी ये एनायन बन जाएगा। अब ये सॉल्वेंट से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। सॉल्वेंट यहाँ पे ज़्यादातर हम वाटर को ही यूज़ करते हैं। तो वाटर से जैसे ही ये प्रोटॉन ले लेगा, OH नेगेटिव यहाँ से फिर से बाहर चला जाएगा। तो ये OH नेगेटिव फिर से इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा बेस की तरह और फिर से इनोलेट आयन बनाएगा। ये इनोलेट आयन फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और फिर से इस तरह से एल्डोल प्रोडक्ट हमें बना देगा। इस रिएक्शन में इनोलेट आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वजह से बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। बट एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन स्लो होती है।
केवल बेसिक मीडियम में फास्ट होती है, इसलिए एल्डिहाइड या एल्डोल रिएक्शन जब भी बनाई जाती है हमेशा बेसिक मीडियम का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिहाइड्रेशन इन बेसिक मीडियम। हमने जैसे शुरुआत में पढ़ा था, जब भी हीट की कंडीशन होती है तो ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो हीट की प्रेजेंस ज़रूरी है, मतलब हीट चाहिए होता है। अगर हीट नहीं होगी तो ये रिएक्शन एल्डोल पे या वापस रिटर्न होके रिवर्सिबल होके एल्डोल पे या एल्डिहाइड पे रुक सकती है। बट अगर हीट प्रेजेंट हो तो यहाँ पे से डिहाइड्रेशन होता है और अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनते हैं। अब यहाँ पे बेसिक मीडियम है तो बेस क्या करेगा, एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होगा यानी अल्फा हाइड्रोजन उसको रिमूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, एसिडिक होता है। जैसे ये रिमूव करेगा इस तरह का एनायन बनेगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एसिड है, एसिड में से जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होता है हमें मिलता है एक कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस और एसिड में एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। तो इस बेस ने उस प्रोटॉन को जैसे ही निकाला, उस हाइड्रोजन को जैसे ही निकाला, हमें मिला कॉन्जुगेट बेस। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, E1CB मैकेनिज्म। अब हमें यहाँ पे मिल गया कॉन्जुगेट बेस। इस कॉन्जुगेट बेस में से ये रेजोनेंस में जैसे प्रोटॉन निकला, यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड में ये दोनों के दोनों आए रेजोनेंस में। अब ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ से रिमूव हो जाएगा OH नेगेटिव आयन, जो कि शुरुआत में नहीं हो सकता। अगर हम देखें यहाँ से ये रिएक्शन, यहाँ से प्रोटॉन गया, यहाँ से ये सीधे रिमूव हो सकता था और हमें डायरेक्ट ये प्रोडक्ट मिल सकता था, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये OH नेगेटिव होता है बैड लीविंग ग्रुप। कोई भी लीविंग ग्रुप गुड या अच्छा तभी होता है जब वो नेचर में ईजिली एग्जिस्ट कर सके, बट OH नेगेटिव आयन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता ईजिली। तो अगर वो ईजिली एग्जिस्ट नहीं करते तो रिमूव भी नहीं होगा। बट अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से कॉन्जुगेट बेस या रेजोनेंस की वजह से ये OH नेगेटिव ईजिली इस रिएक्शन में निकल जाता है, केवल कॉन्जुगेट बेस बनने की वजह से या एल्डिहाइडिक ग्रुप होने की वजह से। जैसे ये रिमूव होगा हमें मिल जाएगा अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। बस हमें इतना याद रखना है कि हीट की ज़रूरत पड़ती है और बेसिक मीडियम में E1CB मैकेनिज्म यानी एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म का यूज़ होता है। इसके बारे में हम एलिमिनेशन रिएक्शंस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ही है कि ये E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करता है। E1 यूनिमोलिकुलर मतलब केवल इसी पे रेट डिपेंड होता है। अब ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो यूनिमोलिकुलर मतलब एक और कॉन्जुगेट बेस केवल इसी पे रेट डिपेंड होगा। अगर ये रिएक्शन इस वाले स्टेप में रिएक्शन फास्ट होगी तो रिएक्शन फास्ट, स्लो तो स्लो। तो इस तरह से E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करता है बेसिक मीडियम में, यानी डिहाइड्रेशन जब भी बेसिक मीडियम में होगा तो E1CB मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किस तरह से होती है। सबसे पहली बात, एसिड कैटलिस्ट यूज होगा। दूसरा, जैसे शुरुआत में कहा था कि इसमें रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो। बेसिक मीडियम में इनोलेट ने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, यहाँ पे इनोल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये क्या होता है, बैड न्यूक्लियोफाइल होता है इनोलेट आयन से। इनोलेट आयन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से वो फास्टर रिएक्ट करता है। बट यहाँ पे OH पूरी तरह से स्टेबल है। O पे 2 बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये क्या यहाँ पे स्टेबल फॉर्म में, तो ये इतनी ईजिली रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे बैड न्यूक्लियोफाइल होता है। अब जैसे भी है, अभी न्यूक्लियोफाइल सीधे अटैक करेगा दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे, क्योंकि हम हमेशा 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं एल्डोल रिएक्शन में। तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल पे। तो इसी तरह से फिर से रिएक्शन होगी। इसने सॉल्वेंट से प्रोटॉन लिया और हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एल्डोल। बस हमें कुछ याद रखना है कि ये रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है और एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इनोल होता है। तो ये होता है इनोल, ठीक है। ये हो गया इन
यानी एल्कीन का इन, और यहाँ पे OH ग्रुप का ऑल, तो इसको हम बोलते हैं इन और ऑल। तो इस तरह से ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो स्लो रिएक्शन है और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा यहाँ पे, इनोल होगा। बस यही बातें याद रखनी है, इन्हीं पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बेसिक है, ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी इनमें से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिहाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन किस तरह से होता है। हीट यहाँ पर भी ज़रूरी होती है, जैसे कि बेसिक मीडियम में था। हीट के बगैर एल्डोल आगे प्रोसीड नहीं होगा, तो हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया हीट। अब एसिडिक मीडियम में ये OH पे है यहाँ पे लोन पेयर, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा किस पे, H+ पे। तो H+ किसकी तरह काम करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे ही इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे हो गया OH2 पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड टूटेगा इसकी तरफ को। यहाँ से हम हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेंगे, जैसे बेस में होता है। बेस में से ये वाला हाइड्रोजन आसानी से रिमूव होता है, फिर रेजोनेंस में जाता है और यहाँ से OH नेगेटिव निकलता है। बट यहाँ इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड टूटेगा वाटर ईजिली रिमूव हो जाएगा, और वाटर नेचर में ईजिली एग्जिस्ट कर सकता है। पिछली रिएक्शन में OH नेगेटिव निकलता अगर हम इस तरह से रिएक्शन करते, तो OH नेगेटिव नेचर में इजीली एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए वो रिएक्शन वहाँ पॉसिबल नहीं थी। बट यहाँ पे प्रोटॉन होने की वजह से ये OH2 पॉजिटिव की फॉर्म में बना। अब ये वाला बॉन्ड जैसे ही इधर को टूटा, वाटर निकल गया, ईजिली निकल जाएगा, ये रिएक्शन ईजिली हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वाटर नेचर में ईजिली एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे बना कैटायन। कैटायन की वजह से अब इसके अल्फ़ा हाइड्रोजन निकलेगा, इसको हम बोलते हैं E1 मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, जिसमें कैटायन यूज होता है। तो इससे हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। नेक्स्ट टॉपिक है कीटोल। जब कीटोन एल्डोल रिएक्शन देता है, कीटोन जब एल्डोल रिएक्शन देता है तो हमें क्या मिलती है, यहाँ पे कीटोल एज ए प्रोडक्ट मिलता है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कीटोल रिएक्शन। ये होती है लेस फेवरेबल, क्यों होती है अभी देखते हैं, और इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। तो ये है कीटोन। कीटोन ने जैसे ही मान लो यहाँ पे बेसिक मीडियम था, बेसिक मीडियम में रिएक्शन फास्ट होती है, इसलिए बेसिक ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसने बनाया, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करेगा, और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कीटोल ग्रुप मिलेगा। बट ये मिलता है हमें केवल 2%। जैसे ये बनता है वैसे ही अपने आप ही पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है कीटोन में। तो ये वापस किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, कीटोन ग्रुप में या एसीटोन में। तो ये हो गया यहाँ पे 98% ये बनता है, 2% ये बनता है, इसलिए ये क्या है, लेस फेवरेबल, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट तो बन ही नहीं रहा। 98% तो स्टार्टिंग मटेरियल में ही वापस आ जा रहा है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, लेस फेवरेबल, इसलिए कीटोल की रिएक्शन बहुत ही कम पाई जाती है, बस एल्डोल की रिएक्शन ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रो यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये किस तरफ को जा रहा है, लेफ्ट की साइड को, मतलब कि वापस से रिएक्टेंट बन जा रहा है। तो कीटोन इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, यानी कीटोल को बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाएगा, तो इसलिए रिएक्शन ज़्यादा यूज नहीं होती है और इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा भी नहीं जाता। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी तक हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा, जिसमें एक ही तरह के एल्डिहाइड या एक ही तरह के कीटोन हमने यूज़ किए थे। कीटोन तो ऐसे यूज़ करते नहीं है, वो कीटोल बना देता है, जो कि लेस फेवरेबल होती है। बस एल्डिहाइड में हम एक ही तरह के एल्डिहाइड यूज़ कर रहे थे। बस क्रॉस एल्डोल की बात होगी तो उसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ एल्डिहाइड यूज़ होंगे, मतलब एक से ज़्यादा तरह के एल्डिहाइड यूज होंगे उसमें। अब जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मिक्स्ड एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है। तो हम देखते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे हमारा एक ही हो गया हमारा एल्डिहाइड, दूसरा एल्डिहाइड हो गया। ये दोनों के पास क्या है, अल्फ़ा कार्बन है और दोनों पे अल्फ़ा हाइड्रोजन भी
प्रेजेंट है। अब OH नेगेटिव यानी बेसिक मीडियम में रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है, इसलिए हम बेस का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे बना ये वाला न्यूक्लियोफाइल यानी ये वाला इनोलेट आयन, और इससे बना ये वाला न्यूक्लियोफाइल या इनोलेट आयन। अब ये न्यूक्लियोफाइल तो हमें मिल गया। अभी इस पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप इस पे भी है और इस पे भी है, तो दोनों की तरह यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। तो अब जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो हमें ये वाला एल्डोल मिलेगा। ये न्यूक्लियोफाइल अब इस पर अटैक करेगा तो ये वाला एल्डोल मिलेगा। अब इससे बना हुआ ये वाला न्यूक्लियोफाइल जब इसके साथ अटैक करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब इसके साथ अटैक करेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों, इनसे न्यूक्लियोफाइल तो बन गए बट ये दोनों के दोनों अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करेंगे। तो इसने इसके साथ अटैक किया तो इस तरह से, तो यहाँ पे हमारे पास 4 एल्डोल प्रोडक्ट मिल गए। बट अगर और भी एल्डिहाइड हो और भी हो, मिक्सर हो, तो इससे ज़्यादा भी एल्डोल प्रोडक्ट बन सकते हैं, यानी मिक्सर हमें मिलता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। क्लेजन स्मिथ एक एल्डिहाइड तो एरोमेटिक होगा और दूसरा हम यूज़ करेंगे कीटोन। अब एल्डिहाइड मान लो जैसे ये है बेंजल्डिहाइड, इसमें अल्फ़ा कार्बन है बट उस पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो इससे हम न्यूक्लियोफाइल तो बना नहीं सकते, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बनाएगा नहीं। तो ये किसकी तरह काम करेगा, ओनली इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इस पूरी तरह से ये क्या बना देगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। हम करेंगे बेसिक मीडियम का यूज़, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है, क्योंकि इनोलेट आयन बनता है। अब ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सीधे इस पे यानी इलेक्ट्रोफाइल पे, और हमें क्या मिलेगा, 83% एल्डोल। अब बात आती है न्यूक्लियोफाइल तो है, इसने इस पर अटैक किया, चलो ठीक है, बट इसने इस पर भी तो अटैक कर सकता था, ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। बट अब हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, पूरी तरह से कीटोन है। ये क्या है जो न्यूक्लियोफाइल बना, ये भी किससे बना है, कीटोन से। तो यहाँ पे दोनों के दोनों मिलके हमें क्या दे देंगे, बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में कीटोल। अब कीटोल क्या होता है, रिवर्सिबल होता है लेफ्ट साइड में, तो ये अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसीटोन में वापस, क्योंकि कीटोल ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, या बहुत ही कम अमाउंट में हमें मिलता है। तो कीटोल अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें, और ये फिर से अटैक करेगा इस पे। तो हमें ये ज़्यादा फॉर्म में कौन सा मिलेगा, या मेजर फॉर्म में हमें मिलेगी बेंजल्डिहाइड से बनने वाला एल्डोल, और कीटोल मिलेगा बहुत कम अमाउंट में, या बोल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है 83 या 17%, वैसे ही 17% से भी कम मिलेगा। ये यील्ड बढ़ सकती है, बट ये क्या होगा, कम बनेगा या ना के बराबर ही बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हाउ टू अवॉइड मिक्स्ड प्रोडक्ट, यानी मिक्स्ड प्रोडक्ट बनने से कैसे रोके, अवॉइड कैसे करें। तो हम एक ऐसा एल्डिहाइड यूज़ करेंगे जो कि इनोलाइजेबल हो और हमें क्या दे, न्यूक्लियोफाइल। और जो दूसरा एल्डिहाइड यूज होगा वो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे यहाँ देख लेते हैं, इसमें कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो ये न्यूक्लियोफाइल तो बनाएगा नहीं। अब इस वाले में अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये 20 की वर्जन में हमें क्या दे देगा, न्यूक्लियोफाइल दे देगा। ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इस पर अटैक करेगा हमें मिलेगा यहाँ पे एल्डोल प्रोडक्ट, वो भी ओनली वन, यानी इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट बनेगा नहीं। और ये रिएक्शन किस में हुई है, हमारी बेसिक मीडियम में। अब बात होती है कि ये न्यूक्लियोफाइल इस पे तो अटैक किया, बट इस पे अटैक क्यों नहीं किया, एक ही प्रोडक्ट क्यों बना, यहाँ पे भी तो मिक्सर बन सकता था अगर ये इस पर अटैक करता तो इन दोनों में से यही कंडीशन है कि ये होना चाहिए इनोलाइजेबल और दूसरा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक और ये इसके कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। अब इन दोनों में ऐसा क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक इलेक्ट्रोफिलिक है। देख लेते हैं, CO ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं ओनली, और इसमें CO ग्रुप पे एक तरफ तो हाइड्रोजन जुड़ा है पर दूसरी तरफ को क्या जुड़ रखा है, मैथिल ग्रुप जुड़ रखा है। मैथिल क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है जो कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कि अगर ये वाला बॉन्ड इधर को टूटता है
तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक कर सकते हैं इन चीज़ों पे, या कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक हो, यानी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है जब ये इलेक्ट्रोफिलिक हो। बट मैथिल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड की तरफ को ट्रांसफ़र होगी और इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट इसमें ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है, यानी इसमें प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कोई भी ग्रुप नहीं है। दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इसकी कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। यानी ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, बट इसमें इसकी कंपैरिजन में वीक करेगा। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है बट इसकी कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ को अटैक करने की कोशिश करेगा, अपने आप इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी और इस पर अटैक करना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलता है। जितना भी मिले ये 100% केवल एक ही प्रोडक्ट हमें मिलता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एल्डोल। एल्डोल के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके मैकेनिज्म पढ़ ली, कैसे बनता है, कीटोल क्या होता है, और एल्डोल से रिलेटेड 2-4 रिएक्शन हमने पढ़ ली, कंडीशन उसके बारे में पढ़ ली। बट अब हम देखते हैं कि एल्डोल की इम्पोर्टेंस है क्या। तो ये होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे फार्मास्यूटिकल वगैरह, मेडिसिन, या हमारे स्किन प्रोडक्ट के लिए जैसे सनस्क्रीन बनता है, या हम उसको सिंपल भाषा में कहें तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में एल्डोल यूज होता है। एल्डोल का नहीं, एल्डोल से बने प्रोडक्ट का यूज हम करते हैं। जैसे कि एक हो गया डाईवेंजला एसीटोन। तो डाईवेंजला एसीटोन एक हो गया क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन से बनता है। क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन में हमें पता है कि एक क्या होता है हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड और दूसरा क्या होता है हमारे पास कीटोन। जब ये रिएक्शन करते हैं या सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। तो इसकी क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन से हमें क्या मिला, डाईवेंजला एसीटोन। ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड ग्रुप से, और ये पूरा हो गया हमारा एसीटोन ग्रुप से। और इससे फिर से हमें क्या मिला, यानी इसमें साफ साफ दिख रहा है कि डबल एल्डोल रिएक्शन हुई, यानी दो बार एल्डोल रिएक्शन हुई। अब यहाँ पे ये एल्कीन ग्रुप बन रखा है। तो एल्कीन ग्रुप किससे बना होगा, यहाँ पे पूरी तरह से डिहाइड्रेशन स्टेप से बना होगा। सिंपल सी बात है। तो हमें मिला यहाँ पे डाईवेंजला एसीटोन, जो यूज होता है सनस्क्रीन वगैरह में। अब क्यों यूज होता है, क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने की, जिससे स्किन क्या होती है, बची रहती है। तो ये पहले ज़्यादा यूज होता था, अब ये उतना यूज नहीं होता है। अब नए नए प्रोडक्ट आ गए तो इसका यूज उतना नहीं होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडिगो। इंडिगो होते हैं ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि डाई वगैरह में या कलरिंग एजेंट में यूज़ होते हैं। जैसे डेनिम की जीन्स होती है, वो इंडिगो का ही यूज़ करती थी पहले। अब मुझे इतना नहीं पता कि अब किसका यूज़ करती है, बट पहले ये जीन्स वगैरह में या फैब्रिक वगैरह में डेनिम इंडिगो का यूज़ करती थी, क्योंकि इससे धूप में भी इस पर इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। धूप में भी ये क्या करती है, अपने रंग को कभी छोड़ती नहीं। तो डेनिम की जीन्स आसानी से फेड नहीं होती है या ख़राब नहीं होती है, उनका रंग लंबे टाइम तक रहता है। बट अगर हम लोकल कलरिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो एक बार धोने के बाद ही धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाते हैं या उनका कलर उतरना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम इंडिगो का यूज़ ज़्यादा करते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है वो इंडिगो का यूज़ ज़्यादा करती है। नेक्स्ट है हमारा 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनॉल, जो हमने शुरुआत में ही बना लिया था। जब हमने एग्जाम्पल पढ़ रहे थे तब हमने ये वाला प्रोडक्ट बनाया था, CHO ग्रुप, और यहाँ पे हो गया OH ग्रुप, ये हो गया 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनॉल। ये हो गया हिप्नोटिक मेडिसिन में यूज़ होता है, यानी हिप्नोटिज्म वगैरह की जो मेडिसिन होती है उनमें इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिनेमल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारा सिनेमल्डिहाइड, जो कि हमें मिलता है सिनेमन बार्क से। एक तरह की जड़ी बूटी है ये सिनेमन बार्क। इसमें बहुत तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। उन्हीं में से एक होता है सिनेमल्डिहाइड।
उन्हीं में से एक होता है क्या, सिनेमल्डिहाइड, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, एंटी माइक्रोबियल या फ्लेवरेंट की तरह काम करता है, यानी फ्लेवर देने के लिए। बट मेजरली हमारा इम्पोर्टेंस इसमें क्या है, एंटी माइक्रोबियल। तो एक तरह से ये किसकी तरह काम किया, यहाँ पे मेडिसिन की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया सिनेमल्डिहाइड। ये भी क्या है, एल्डोल रिएक्शन से बनी होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे से हमें मिला होगा क्या, बेंजल्डिहाइड, और इधर से हमें मिला होगा क्या, एसिटल्डिहाइड, जो इन्होंने रिएक्ट किया होगा तो यहाँ पे आया होगा OH ग्रुप, जो कि बाद में डिहाइड्रेशन स्टेप की वजह से यहाँ पे एल्कीन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो हमें क्या मिल गया होगा उससे, सिनेमल्डिहाइड। तो हीट की प्रेजेंस में ही हुआ होगा ये वाला स्टेप। तो हमें इस तरह से क्या मिला यहाँ पे, सिनेमल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारा डाई एसीटोन अल्कोहल, जो कि पेंट थिनर या नेल पॉलिश रिमूवर में यूज होता है। नेल पॉलिश जैसे रिमूव करते हैं तो उसमें आता है, या पेंट थिनर, तो उनको हम, उसमें लिखा होता है कि इसको बच्चों से दूर रखें, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, उनसे नुकसान हो सकता है। तो इसका नाम तो है डाई एसीटोन अल्कोहल। अब बात आती है, इसमें तो कहीं पर भी अल्कोहल है नहीं, तो इसका नाम ये अल्कोहल क्यों कहते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। डाई एसीटोन अल्कोहल से ही ये प्रोडक्ट बना, तो ये इसके प्राइमरी वाले का नाम है, यानी इसके प्रिकर्सर का नाम है, इससे बना ये प्रोडक्ट। कैसे, वो हम देख लेते हैं। हम डाई एसीटोन अल्कोहल, अगर हमने शुरुआत में पढ़ा था हमने ये कीटोन, जब हम कीटोन के 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपने आप ही इस तरह से कीटोल मिलेगा। हमें मिल गया कि यहाँ पे कीटोल। अब बेस की प्रेजेंस में ये करेगा यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इसको रिमूव कर देगा, यानी E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। जैसे E1CB मैकेनिज्म फॉलो होगी, हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट ही बनेगा। तो डाई एसीटोन अल्कोहल क्या है, ये है। तो ये डाई एसीटोन मतलब एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल थे, उनसे मिले हमें डाई एसीटोन अल्कोहल, इसका नाम है। और इससे हमें क्या मिल गया, ये वाला प्रोडक्ट, जो कि किसकी तरह काम हो रहा है, लिक्विड थिनर की तरह, यानी लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड थिनर की तरह। इसको पेंटिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं, या प्रिंटिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी एल्डोल की कुछ बेसिक चीज़ें